हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हमारा ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। और आपको ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसमें आयरन जो है सॉलिड से आयरन 2+ मतलब एक्वस स्टेट में गया है, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.01 मोलैरिटी। ये सॉल्ट ब्रिज और ये हाइड्रोजन जो है जिसकी कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में कितनी है 1 मोलैरिटी, जिसने हाइड्रोजन गैस मतलब जो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, 1 बार प्रेशर पे प्लेटिनम सॉलिड। बेसिकली जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, उसको किस पे लेते हैं हम, प्लैटिनम सरफेस पे लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड जो यूज करते हैं हम प्लैटिनम का यूज करते हैं, उसी पर हाइड्रोजन गैस जो होती है इवॉल्व होती है। ठीक है, मतलब उसी में ही ये होती है। अच्छा, अब गिवन ई नॉट सेल ये दिया हुआ है। अगेन यहाँ पर हमें नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, और क्योंकि हमारी जो ये जो रिएक्शन बताई गई है कितने टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे, तो नर्स्ट इक्वेशन जो हम यूज करेंगे तो वो कौन सी यूज करेंगे, ई सेल। ठीक है, ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 और एन और लोगैरिथम प्रोडक्ट। ठीक है, और ये रिएक्टेंट। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है हमें। अच्छा, अब हमारे पास जो रह गया है वो है प्रोडक्ट जानना है और रिएक्टेंट जानना है। ठीक है, हमें तो ये सिंपल सा सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले अपनी रिएक्शन को देखेंगे कि रिएक्शन कैथोड पे क्या हुई है, एनोड पे क्या हुई है। मीन्स हमें ये पता चलेगा कि रिएक्टेंट में क्या है और प्रोडक्ट में क्या है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाया है, आयरन। आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, मतलब ये आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख देंगे आयरन जो है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है ये रिडक्शन हो रहा है इसका, तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2, और क्योंकि यहाँ पर 2 H+ है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ेगा। अब ये जो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको क्या करेंगे हम, मर्ज कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी हमारी, Fe सॉलिड प्लस 2H+। जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास Fe सॉलिड 2H+ गिवन Fe2+, ठीक है, और H2 गैस बचेगी हमारे पास। ठीक है, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन था। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन था हमारा। ठीक है, तो हमारी ओवरऑल जो रिएक्शन है वो हमारी ये बनी है, ताकि हमें ये पता चल सके कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। अब देखो, मैंने बताया था कि नॉन इक्वेशन में जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लेते हैं उनकी वो हम वही लेते हैं जिनका एक्वस सॉल्यूशन बन रखा हो। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन प्रोडक्ट साइड में देख लीजिए क्या है। ठीक है, आयरन का है, और रिएक्टेंट साइड में किसका है, हाइड्रोजन H+ का। ठीक, तो हमारा प्रोडक्ट ये हो जाएगा और ये रिएक्टेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने रिएक्शन को क्या है यहाँ पर साइड में लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए ई नॉट सेल तो हमें ये दिया हुआ है 0.44। ठीक है, और ये एन की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2+ आ रहा है, आयरन जो है 2+ बना रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपने देखे भी थे कि रिएक्शन को बैलेंस करते टाइम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। तो इसका मतलब एन की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, 2। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या रहेगा, आयरन 2+, और रिएक्टेंट क्या रहेगा हमारा H+, और क्योंकि इसके कोफिशिएंट 2 है तो इसलिए इसकी पावर भी 2 हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 0.44। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, और आयरन 2+ की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, और H+ की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 को ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर -2, सॉरी। ठीक है,
तो मतलब ये 100 जो है इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 की पावर -2 में। अच्छा, अब ये जो 10 की पावर जो होती है ना, ये कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, ठीक है। तो -2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में -2 और log 10, log 10 क्या होता है आपका 1, ठीक है। तो अब देख लेंगे 0.044 माइनस माइनस प्लस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 0.0591, ठीक है, 591 और log 10 1। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 5 4, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, 0.444, ठीक है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, यहाँ पर देख लेते हैं, 0.0591 0.44, ठीक है, 911, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा 0.4991 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है, क्लियर। 22 क्या है हमारा, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, और हमें ये सेल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और कैडमियम की रिडक्शन हो रही है। तो डेल्टा जी, इसका जो सॉल्यूशन है, देखिए इसमें डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी का, जी नॉट का फॉर्मूला है -NFE0 ऑफ सेल, ठीक है। पहले तो हमें सेल E0 सेल निकालना पड़ेगा। अब ये E0 सेल हम कैसे निकालेंगे, देखो N की वैल्यू तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, F मतलब फैराडे, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, और E0 सेल जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर जो ये मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है ये अपना अपना दिया गया, मतलब जिंक का दिया गया है और कैडमियम का दिया है, हमें पूरे सेल का निकालना है, सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले सेल पोटेंशियल निकालती हूँ। सेल पोटेंशियल के लिए आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, जिंक प्लस में कैडमियम 2+, जिंक 2+ और कैडमियम, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि E0 सेल कैसे निकालेंगे, E0 सेल, E कैथोड और E0 एनोड। देखो हमें जो E0 सेल है वो कैसे निकालना है, हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता होना चाहिए कैथोड का, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए कैथोड पे, ठीक है। और सिमिलरली हमें ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये भी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होना चाहिए एनोड का, ठीक है। अब देख लेंगे एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी हो रही है। एनोड पे ऑब्वियस सी बात है जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैथोड पे कैडमियम मतलब रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो पहले ऑक्सीडेशन जो इसका हुआ है इसका हमने रिडक्शन पोटेंशियल, अब देख लेते हैं डेटा में क्या हमें रिडक्शन पोटेंशियल की बना, देखो जिंक 2+, देखो कई बार क्या होता है एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर जो आपको देगा ना, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो आप देख लीजिए, ये देखो ये हमारा जो जिंक 2+ है ये जिंक पे जा रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कौन सा है, स्टैंडर्ड, हमें यही चाहिए। तो ये तो एनोड का है, ठीक है, तो ये एनोड का है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। हाँ, इसके बाद माइनस और माइनस जो एनोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। सिमिलरली जो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, देखो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, 2+ से 0 पे जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन दिखा रहा है, और ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर लिख देंगे ये कैथोड पे है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको माइनस माइनस प्लस सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, तो हमारे पास जो E0 सेल है वो इतना आ गया है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम इसकी वैल्यू, अब देखो यहाँ पर ना आपको देखने को ही मिल रहा है कि n की वैल्यू मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रहेगी 2, ठीक है। और फैराडे की वैल्यू तो पता ही रहती है, ठीक है, फैराडे 1 फैराडे कितना होता है 96500 कूलॉम, ये आपको याद करना है,
ठीक है। कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं होता तो आपको याद करना है कि 1 फैराडे इतने कूलॉम होता है। ई नॉट सेल हमारे पास कितना आया है 1.16। अब इसको ना जब हम सॉल्व करेंगे डेसिमल हटाएंगे, ठीक है। अब 2 0 से 2 0, ठीक है। इसको करेंगे 10 ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जूल पर मोल, ठीक है। वैसे तो ये भी ठीक है, लेकिन इसे क्योंकि बहुत बड़ा नंबर लग रहा है तो इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो दोनों ही आंसर हमारे सही हैं, नीचे वाला ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए बहुत आसान है, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, और इसके अलावा आपको कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए, कॉलरशियस लॉ पता होना चाहिए। इसके बाद आपको ये नर्न्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। नर्न्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो PYQs हैं वो हमारे नर्न्स इक्वेशन पर ही हैं। तो नर्न्स इक्वेशन में आपको बस देखो, एक तो ये ई नॉट सेल निकालना आना चाहिए और एक है ई सेल निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो नर्न्स इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद करना है, और ई नॉट सेल तो हमें पता ही है कैसे निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 23 क्या है, राइट द नर्न्स इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। एक सेल रिएक्शन है, इसकी नर्न्स इक्वेशन लिखनी है हमें। क्या दिया हुआ है, जिंक जो है सॉलिड से मतलब एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि जिंक 2+ में आया है, कन्वर्ट हुआ है, और जो कॉपर 2+ है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में था वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका, कॉपर में, सॉलिड में, ठीक है। ठीक है, ऑल क्लियर। हाउ विल द ई सेल, मतलब आपको पहले तो नर्न्स इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या बताना है, हाउ विल द ई सेल बी अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयन इज इंक्रीज्ड एंड जिंक 2+ आयंस इज इंक्रीज। तो पहले सेल जो नर्न्स इक्वेशन है सेल रिएक्शन की, पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी सिंपल है, नर्न्स इक्वेशन ये बताती है हमें, ठीक है। अगर ये मतलब वैसे देखा जाए तो जनरल जो इक्वेशन होती है ना वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर। और प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, जिंक 2+ आयन, ठीक है, और रिएक्टेंट क्या है हमारी मतलब कॉपर 2+ आयन, ठीक है। इसके कोफिशिएंट दोनों के ही 1 1 है, ठीक। तो इसलिए इनकी पावर भी क्या रहेगी, 1 1 रहेगी, ठीक है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो देखो, एक तो ये तरीका भी होता है, ठीक है, लिखने का। दूसरा तरीका भी ये है, देखिए आप क्या कर रहे हैं, इस कॉपर को मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। जब ये रिएक्टेंट को ऊपर लेकर जाएंगे प्रोडक्ट को नीचे, तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर दिया है, ठीक है। लोगैरिथम कॉपर 2+ और जिंक 2+, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट को ऊपर लिखते हैं, प्रोडक्ट को नीचे लिखते हैं, तो हमारा यहाँ पे साइन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। कई बार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर प्रोडक्ट ऊपर है तो माइनस आएगा, और अगर रिएक्टेंट ऊपर है तो प्लस आएगा, ठीक है। तो ये रख देते हैं। अब हमें देखो, नर्व्स इक्वेशन फर्स्ट तो हो गया हमारा। अब सेकंड है कि ई सेल जो है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है अगर हम कॉपर 2+ आयन की कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब आप में यहाँ से इस इक्वेशन से आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। देखो कॉपर आयंस को इंक्रीज कर दो, चलो ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, इससे ज्यादा इजीली आपको सॉल्व मतलब करने में आसानी होगी, ठीक है। देखो आप क्या कह रहे हो कि कॉपर आयंस जो है वो इंक्रीज, मतलब इनकी जो कंसंट्रेशन है कॉपर 2+ आयन की कंसंट्रेशन क्या करोगे आप, इंक्रीज करोगे, तो ये फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये फैक्टर पूरा इंक्रीज हो जाएगा। फिर
इसमें जो भी वैल्यू है इसमें ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी और उसको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ई सेल क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा अगर हम जो कॉपर 2 प्लस आयंस की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं बढ़ाते हैं। तो मैं इसका आंसर यही लिख देती हूँ, ठीक है। कॉपर आयंस इंक्रीज्ड, हेंस ई सेल विल इंक्रीज, ठीक है, यही लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ई सेल विल इंक्रीज। अब हम बात करते हैं कि जो Zn2+ आयन है अगर इनकी कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे, देखो अब ना जिंक 2+ आयन के बारे में बात हो रही है तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक इक्वेशन से नहीं बता सकते, एक इक्वेशन से भी बता सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा समझने में आसान है। जिंक के बारे में बात करें तो जिंक वाला हमने ऊपर जो लिखा है, जब जब वो इक्वेशन जहां पर हमने जिंक ऊपर लिखा है वो वाली इक्वेशन उठा ली। कॉपर के बारे में बात हो रही थी तो हमने वो वाली इक्वेशन उठा ली जिसमें कॉपर ऊपर लिखा है, ठीक है। वरना आप एक ही इक्वेशन से वैसे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हम ये वाली इक्वेशन उठा रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने क्या बोला है, जो कंसंट्रेशन है जिंक 2+ आयन की इसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये इंक्रीज करेंगे तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या है प्लस हो रहा था तो इसमें मतलब जो एडिशन, मतलब यहाँ पर जब एडिशन हो रहा है तो ये ई सेल बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फैक्टर बढ़ तो जाएगा लेकिन ओवरऑल क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है यानी कि ई नॉट सेल में से इसको माइनस करेंगे तो ई सेल हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो, ई सेल विल बी डिक्रीज। क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये फैक्टर बढ़ेगा और ये फैक्टर भी बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि ये माइनस हो रहा है, मतलब जितना ज्यादा बड़ा फैक्टर हम माइनस कर रहे हैं ई नॉट सेल में, देखो यहाँ पर ई नॉट सेल में बड़ा फैक्टर प्लस हो रहा था, यहाँ पे ई नॉट सेल में हमारा बड़ा फैक्टर माइनस हो रहा है, तो इसी वजह से हमारा ई सेल जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड लोगैरिथम के सी। के सी क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। एक ये सेल रिएक्शन हो रही है और ई नॉट सेल हमें दिया हुआ है और 1 फैराडे की वैल्यू गिवन है। तो डेल्टा जी नॉट निकालते हैं पहले। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल, ठीक है, ई नॉट है ये। अच्छा, और यहाँ पर ना ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो निकल जो है, निकल 2+ बना रहा है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन सिमिलरली जो सिल्वर +1 से प्लस पे मतलब 0 पे जा रही है, दैट मींस 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, बट यहाँ पर 2 सिल्वर है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। तो n की वैल्यू 2, फैराडे की वैल्यू 96500 और ई नॉट सेल हमारा कितना है 1.05। इसका डेसिमल हटाएंगे तो 0 से 2 0, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जूल पर मोल आएगा, ठीक, माइनस में। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जूल पर मोल आ जाएगा, लेकिन अगेन किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है, डेल्टा जी नॉट ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मतलब हाफ पार्ट तो क्वेश्चन का खत्म होता है, ठीक है। ये पॉइंट है, ये कॉमन ध्यान रखिए। डेल्टा जी नॉट हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें निकालना है लोगैरिथम के सी। देखो हमारे पास जो मैं बता देती हूँ यहीं पर साइड में थोड़ा सा, जो ई नॉट होता है सेल, ये किस तरीके से लिंक होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। इसकी वैल्यू होती है 0.0591 अपॉन में n लोगैरिथम के सी। एक चीज और ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है तभी हमारा ये नंबर आएगा, अदरवाइज आपको जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, ये वाला फॉर्मूला 2.303 RTNF, ठीक है, ये होता है। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर 298 है, फैराडे की वैल्यू फिक्स है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला हमने रखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमें पता है n की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू रख दी 2, हमें लोगैरिथम के सी निकालना है, तो हमें लोगैरिथम के सी ये पूरा निकालना है, ठीक है। ई नॉट सेल की वैल्यू रख दी 1.052 और इसको इधर ले गए
और इसको इधर लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 35.53 इज इक्वल टू लॉगरिथम केसी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एट लॉगरिथम केसी फॉर द गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन। यहाँ पर 298 केल्विन टेम्परेचर दे दिया गया है। ठीक है, रिएक्शन क्या है, निकल और सिल्वर के बीच में हो रही है, मतलब सिल्वर प्लस जो है एक्वस सॉल्यूशन में है और निकल हमारा सॉलिड है, तो रिएक्शन क्या हो रही है, निकल 2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है और जो सिल्वर है वो हमारा सेपरेट आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी दिया गया है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम ना रिएक्शन लिख लेते, मतलब रिएक्शन को देख लेते हैं, किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे रिडक्शन हो रहा है। देखो निकल जो है निकल 2 प्लस बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका सबसे पहले देखो मैक्सिमम वर्क अभी हम निकालेंगे, उससे पहले ना मैं बता देती हूँ आपको ई नॉट सेल ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट, ठीक है, कैथोड और ई नॉट एनोड। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है। कैथोड पे मैंने बताया रिडक्शन, रिडक्शन किस पे, सिल्वर की हो रही है रिडक्शन। अब देख लो यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया क्या है, देखो Ag प्लस से क्या है, Ag मतलब बन रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन है, तो यानी कि ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, देखो निकल 2 प्लस से निकल बना रहा है, इसका मतलब ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है जो कि माइनस में, ध्यान रखेंगे माइनस में है। ये बहुत कई बार हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं जल्दी जल्दी में, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ई नॉट सेल पॉजिटिव में। ठीक है जी, अब हमें मेन तो ये नहीं निकालना था, मेन हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क। आपको मैक्सिमम वर्क निकालना है। मैक्सिमम वर्क का मतलब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ये आपको इनडायरेक्टली डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये हमारी जो है गिब्स फ्री एनर्जी है, जिसका मीनिंग होता है कि हम कितना मैक्सिमम वर्क डन कर सकते हैं, मतलब कि कितना वर्क डन किया जा सकता है, मैक्सिमम कितना वर्क किया जा सकता है, तो वो बेसिकली हमें कौन बताता है, गिव्स फ्री एनर्जी। तो आपको इनडायरेक्टली क्या निकालने के लिए कह रहा है, डेल्टा जी नॉट। तो अगेन फॉर्मूला रखेंगे इसका। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताइए कि n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो n की वैल्यू रखेंगे 2। ठीक है, और फैराडे की वैल्यू 96500 और ई नॉट की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी 1.05 वोल्टेज। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर सेपरेट आउट कर देती हूँ। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा, तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो फाइनल आएगा कितना आएगा, -202.650 किलो जूल पर मोल। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो देखिए ये अब हमारा मैक्सिमम वर्क आ गया है। ठीक है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन जो है सेम रिपीट हुआ है इससे पहले वाला। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफर कर रही है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, लॉगरिथम केसी निकालना है। लॉगरिथम केसी निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए लॉगरिथम केसी ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू में, जैसा कि मैंने बताया था ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। देखो अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितनी रहेगी 2। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे 0.02 और इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ई नॉट जो हमारा सेल था उसकी वैल्यू कितनी आई थी +1.05 वोल्टेज। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसकी जो लॉगरिथम केसी है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे और आंसर निकालेंगे 591। ठीक है, तो हमारा जो लॉगरिथम केसी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, केसी की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे कितनी आ जाएगी 35.51। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन खत्म होता है। देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, बट क्या है आपको देखो लैंग्वेज में कितना डिफरेंस दिख रहा है, मतलब एक तो मैक्सिमम वर्क निकालने के लिए बोल रहा है,
तो मैक्सिमम वर्क मतलब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं। बाकी मतलब मेथड वही है सॉल्व करने का, बट हमें ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या होता है, मैं स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन सभी को पता होता है, बट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना, वो हर कोई उसे अच्छे से समझता नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन के एक एक वर्ड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। बेसिकली इसमें क्या है, दो पार्ट्स हैं ए और बी, इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाउ डू प्राइमरी बैटरीज डिफर फ्रॉम सेकेंडरी बैटरीज। हमारी जो प्राइमरी बैटरीज हैं वो सेकेंडरी बैटरीज से कैसे डिफर करती हैं। और बी पार्ट क्या है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रीचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। मतलब ये कि जो हमारी लेड स्टोरेज बैटरी होती है, इसको रिचार्ज करने में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो हमें लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज के बारे में। देखिए क्या होता है, जो हमारे अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सेल्स पढ़े, जिनसे हम ईएमएफ ऑफ सेल या जिसे कहते हैं ना स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वगैरह जो निकाले थे, तो हम क्या कर रहे थे, सेल मतलब एनोड कैथोड को रख के, मतलब सॉल्यूशन बना के और उनको वायर से कनेक्ट करके, मतलब हम क्या कर रहे थे कि उसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था। तो बेसिकली वही मतलब जो सेल है जिन्हें हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, तो अगर हम उन सेल्स को क्या करें, हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारी बैटरीज बन जाती हैं, ठीक है। बैटरीज आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, ठीक है। मतलब बहुत सारे सेल्स को जब सीरीज में कंबाइन कर देंगे तो हमें बैटरी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब जब हम बैटरी बनाते हैं तो हमारे पास दो टाइप की बैटरीज आती हैं, एक होती है प्राइमरी बैटरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी बैटरी। तो उसी के बारे में डिफरेंस यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी बैटरीज में जो मतलब डिफरेंस होता है, देखिए प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। देखिए प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज होती हैं जिसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं उनमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एक बार मतलब हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और पूरा का पूरा केमिकल जो होता है वो कंज्यूम हो जाता है और फिर हम उसे रिचार्ज नहीं कर सकते या रीजनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही हमारी क्या होती है, प्राइमरी बैटरी होती है, ठीक है। मतलब कि ये ऐसे सेल्स का कॉम्बिनेशन है जिनमें एक बार केमिकल खत्म हो गया तो हम उसे रीजनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं ये रिचार्जेबल नहीं होती है या रीजनरेटेबल नहीं होती हैं, जबकि सेकेंडरी बैटरी में क्या होता है, हमारा जो सेकेंडरी बैटरीज होती हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं दोबारा से, उसमें रीजनरेशन का प्रोसेस भी होता है, ठीक है। वही हमारी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी बैटरी में जो हम नॉर्मली आपने घरों में देखा होगा, जैसे पहले के टाइम पे टॉर्च लाइट आती थी, उसमें जो सेल्स यूज होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे कैसे कैटेगरी में आता है, हमारे प्राइमरी बैटरीज के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और जैसे आपने वॉचेस जो होती है ना हमारी, क्लॉक्स हो गई, वॉच हो गई, इनमें जो सेल्स हम यूज़ करते हैं वो सारे हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, प्राइमरी बैटरी। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जैसे सेल लेकर आए मार्केट से और कुछ टाइम के लिए वो काम करा, इसके बाद फिर वो डेड हो गया, मतलब अब वो आप उसे रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें एक बार जो केमिकल फिल था वो कंज्यूम हो चुका है पूरी तरीके से, अब उसे आप रिचार्ज नहीं करेंगे। जबकि सेकेंडरी बैटरी को आप रिचार्ज कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे घरों में जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में जैसे इन्वर्टर्स वगैरह होते हैं तो वो हमारी कैसे होते हैं, रिचार्जेबल, यानी कि सेकेंडरी बैटरी होती है। देखा है ना इन्वर्टर, मतलब आप क्या करेंगे, पहले एक बार उसे चार्ज करेंगे, फिर वो डिस्चार्ज होता है, फिर उसे रिचार्ज करेंगे, फिर डिस्चार्ज होता है, तो वो हमारी कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मतलब इसके बीच का डिफरेंस कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, प्राइमरी बैटरी बेसिकली तो क्या है, प्राइमरी बैटरीज कैसे होती है, दीज आर नॉट रिचार्जेबल बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज में क्या है, दीज आर रिचार्जेबल बैटरीज, ठीक है। और एग्जांपल के लिए बता सकते हैं, प्राइमरी बैटरी में ड्राई सेल आता है, बटन सेल आता है। सेकेंडरी बैटरीज में आप लिख सकते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो 26 का जो ए पार्ट है वो हमारा सॉल्व होता है, ठीक। इसके बाद हम बी वाला पार्ट करते हैं कि जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें किस तरीके से रिचार्जिंग की रिएक्शन होती है, ठीक है।
देखिए, तो हमारा क्या है, जो रिचार्ज होता है लेड स्टोरेज बैटरी में, तो हमारी कैथोड के पे रिएक्शन क्या होती है, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है। देखिए, कैथोड पे सिंपल सा है, लेड सल्फेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कैथोड पे क्या होती है आपकी, रिडक्शन होती है, ठीक है। रिडक्शन करके ये क्या बनाएगा, आपका लेड सॉलिड देगा और सल्फेट आयन बनाएगा। सल्फेट आयन एक्वस सॉल्यूशन में चले जाएंगे, ठीक है। मेन जो है हमारा एनोड में जो रिएक्शन होती है ना, उसको मतलब याद रखना है, ठीक है। एनोड पे आप ध्यान रखेंगे, वाटर कंज्यूम होता है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है। ये 2 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। मतलब वाटर कंज्यूम होगा और ऑक्सीडेशन, क्या एनोड है, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। वाटर कंज्यूम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद करनी है और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा लेड डाइऑक्साइड, ठीक है, PbO2, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए लेड सल्फेट, ये देखो यहाँ पर भी एनोड में भी लेड सल्फेट है, यहाँ पर कैथोड में भी लेड सल्फेट का मतलब वो है पेस्ट, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। अब वाटर मैंने बोला था कंज्यूम होता है, ठीक है। तो वाटर कंज्यूम होगा तो ये लेड डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। और हमारे पास H2SO4 रीजनरेट होगा, ठीक है। ये भी दिख रहा है हमें, क्या नाम है, H प्लस और सल्फेट आयन, ठीक है। तो बचेगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसे ओवरऑल उसमें देखें रिएक्शन, मतलब ओवरऑल रिएक्शन लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, देखिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये और ये मिलकर 2 हमारे लेड सल्फेट बनाएंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब हमें ये 2 वाटर यहाँ पर हमने ऐड कर दिए, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे लेड सल्फेट, ठीक है। और ये यहाँ पर लेड डाइऑक्साइड ये लिख दिया हमने और ये भी सॉलिड फॉर्म में ये, ठीक है। और यहाँ पर ये सल्फेट और ये सल्फेट मिलकर 2 सल्फेट और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। 4H प्लस आयंस है यहाँ पर और आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि जो हमारा क्या नाम है, सारी चीज़ें हमारी ना बैलेंस होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए लेड हमारे पास 2 हैं, यहाँ पर लेड हमारे पास 2 हैं और सल्फेट आयंस हमारे 2 हैं, यहाँ पर सल्फेट आयंस भी 2 हैं। हाइड्रोजन हमारे 4 हैं, तो हाइड्रोजन हमारे 4 हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन हमारी 2 है। तो ओवरऑल आपकी जो नेट रिएक्शन बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। नंबर 27 क्या है, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स ओवर अदर गैल्वेनिक सेल्स। देखिए जो हमारे जितने भी सेल्स हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं वो हमारे गैल्वेनिक सेल हैं, ठीक है। और एक है हमारा फ्यूल सेल जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है, बट ये बेटर थ्रू है फ्यूल सेल इन कंपैरिजन टू गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो इसका एक्चुअल में आंसर क्या है, देखो ये ना 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 एडवांटेज हैं, सीधे सीधे लिख लेना। क्या है, एक तो मोर एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, ठीक है। देखिए वैसे तो इसकी डेरिवेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी, वो बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती, आज तक एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आई है। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल जो है आपको याद रखनी है कि जो इसकी एफिशिएंसी है ना वो कितनी होती है, 83% होती है, ठीक है। कैलकुलेट करी गई है तो इसकी जो एफिशिएंसी है फ्यूल सेल की वो 83 है, जबकि गैल्वेनिक सेल की इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती है, ठीक है। एक तो ये एडवांटेज हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, पॉल्यूशन फ्री। जो हमारे ये फ्यूल सेल होते हैं ये कैसे होते हैं, पॉल्यूशन फ्री। क्यों, क्योंकि इसमें आपका 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब इसमें जो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस यूज होती है, वाटर बनता है हमारा, ठीक है। तो वो वाटर यूटिलाइज हो जाता है, तो इसमें कोई भी इसके ऐसे कोई भी केमिकल्स नहीं है जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये 2 एडवांटेजेस हो जाते हैं फ्यूल सेल्स के, ठीक है। 28 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। देखिए जो जो फ्यूल सेल था ना, सबसे पहले जो यूज़ करा गया था वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल था, ठीक है। और उसे ही अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ करा गया था। तो देखिए उसमें क्या था कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए क्या होता था कि जो हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल था, क्योंकि इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो वाटर बनता है, ठीक है। तो वो वाटर वो रीयूज़ कर लेते थे एज अ ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है।
एस्ट्रोनॉट के लिए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 1 मार्क का, कि ये एनसीईआरटी में मतलब दिया गया बिल्कुल मार्क करके कि जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में सबसे पहले जो फ्यूल सेल यूज़ करा गया था, ठीक है, और कौन सा था, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है। कोई भी नहीं था, ना तो मरकरी सेल, ना डैनियल सेल और ट्राई सेल, कोई भी नहीं। आपका क्या था, सीधे सीधे H2O2 फ्यूल सेल, ठीक है। 29 क्या है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, ए और बी। देख लेते हैं। देखिए, व्हाई डज द सेल वोल्टेज ऑफ अ मरकरी सेल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मतलब जो हमारा मरकरी सेल है उसके जो सेल वोल्टेज आती है वो पूरी लाइफ टाइम, मतलब जब तक वो चलता है तब तक उसका जो सेल वोल्टेज है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका रीजन क्या है, ठीक है। बी पार्ट है, राइट द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड एंड कैथोड एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस KCl। मतलब जो हमारा KCl है, ठीक है, तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें एनोड पे और कैथोड पे क्या मिलता है और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले ए पार्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, ए पार्ट जो है इसमें आपको ना पहले रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। जो मरकरी सेल है कौन सी कैटेगरी में आता है, मरकरी सेल हमारा प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। प्राइमरी सेल, अब इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो इस सेल में जो यूज होता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, जो केमिकल यूज होता है वो हमारा होता है जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या करता है, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, ठीक है। क्या होता है, जिंक जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो बेस की प्रेजेंस, मतलब बेस के साथ क्या करेगा, रिएक्शन दिखाएगा, हमें क्या देगा, जिंक ऑक्साइड देगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो जिंक ऑक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, साथ में वाटर भी रिलीज करेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सारी चीज बैलेंस होनी चाहिए। जैसे जिंक यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर जिंक 1 है, और ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन देखो एक तो यहाँ हो गई और एक यहाँ पर हो गई, तो और 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ठीक। और ये सॉलिड फॉर्म में है ये दोनों, ठीक है। तो एनोड पे तो हमें ये रिएक्शन मिल जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कैथोड पे हमें क्या है, रिडक्शन मिलेगी। रिडक्शन किसकी, मरकरी जो ऑक्साइड है इसमें यही वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, जो कि हमें क्या देंगे, मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में होगी और 2 हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, देख लेते हैं। देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं उनको हम ऐड कर देंगे। देखो क्या है, जिंक ये रहा, और मरकरी ये रहा, ठीक। अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में ये है और राइट हैंड साइड में हमारा 2H, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। हमारा और क्या बचा है, अब देखो, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे H2 है, यहाँ पे लेफ्ट है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड में और यहाँ लेफ्ट में, ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास देखो एक ये टर्म और ये टर्म बची, ठीक है। और क्या बचेगा प्रोडक्ट में, जिंक ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और क्या है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारी है नेट रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा आयन नहीं नजर आ रहा है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। अगर हम और सेल्स के बारे में बात करें, मतलब जिनमें हम और जो गैल्वेनिक सेल होते हैं जिनमें हम रिडॉक्स रिएक्शन लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमें ऐसे आयंस मिल जाते हैं जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है, जो एक्वस सॉल्यूशन में जा रहे होते हैं। यहाँ कोई भी आयन एक्वस सॉल्यूशन में नहीं जा रहा है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड जो हम जो मतलब हमारे पास होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो हम मतलब यूनिटी मान के चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये जिंक सॉलिड है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड सॉलिड है, यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड सॉलिड है और यहाँ पे मरकरी लिक्विड फॉर्म में है। तो सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन हम हमेशा यूनिटी मानते हैं, इनकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। कंसंट्रेशन में चेंजेस होते हैं जो आयंस एक्वा सॉल्यूशन में जा रहे होते हैं या रिलीज आउट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वही, अब यहाँ पे तो कोई आयन है ही नहीं, तो यहाँ पे जो हमारा मतलब सेल वोल्टेज या जिसे कहते हैं EMF निकल कर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमारा जो ई सेल है वो डिपेंड करता है ना कि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एक्वा सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन में कितने चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे वो है ही नहीं, आयंस है ही नहीं, तो जब आयंस भी नहीं है तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो चेंजेस हो ही नहीं रही है किसी भी आयन की। तो जब चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो जो हमारा ई सेल हो जाएगा, मतलब कि जो सेल वोल्टेज आएगी वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, अदरवाइज वेरी करेगी ना कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। तो
तो इसलिए हमारे पास अब मतलब ये रिएक्शन अगर आप देखें इसके बेस पे आप लिख सकते हैं कि जो सेल वोल्टेज है वो मरकरी सेल की कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी आयंस नहीं दिख रहे हैं जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो। ठीक है, देखिए तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? जो सेल पोटेंशियल, द सेल पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, मतलब जब तक इसकी लाइफ रहेगी तब तक इसका जो सेल पोटेंशियल है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्यों? एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन, मतलब अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखें तो इसमें कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इन सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज, जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो कोई आयन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इसलिए इससे जो जनरेट होने वाला जो हमारा सेल पोटेंशियल है वो भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। अब हम चलते हैं बी क्वेश्चन में। आपको जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस KCl सॉल्यूशन की दिखानी है, तो मैं आपको बता देती हूँ इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोडक्ट है ना वो हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन था पहले भी मैंने करवाया हुआ है, जैसे जो एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, उसका भी हमें अगर हमने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो KCl का भी सेम वैसा ही होता है। ठीक है, देखो आपको क्या याद रखना है? KCl सॉल्यूशन जो है एक्वस, ठीक है, जो इसमें मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो रह जाएगा सॉल्यूशन में, वो आपको याद रखना है KOH। ठीक है, बेस रह जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, अब मैं इसे बता देती हूँ, मैंने ये बोला है इन शॉर्ट में आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगर आपका सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड है तो उसमें भी क्या आपका सॉल्यूशन में जो प्रोडक्ट रह जाता है वो क्या रहता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है। सेम थिंग हैपेंस इन एक्वस KCl सॉल्यूशन। ठीक है, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इसमें भी क्या रह जाएगा? सॉल्यूशन में हमारे KOH रह जाएगा। ठीक है, और हमारी हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। देखो क्या होता है बेसिकली, अगर आप KCl, देखो ये KCl अलग है इलेक्ट्रोलाइट, ये कैसे टूटेगा? आयंस में टूटेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और हमारा जो वाटर है, ठीक है, ये भी तो ब्रेक होगा। तो जब ये ब्रेक होगा तो ये किसमें ब्रेक होगा? H+ और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया कि प्रोडक्ट में क्या रहना चाहिए? KOH रहना चाहिए, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, मतलब जो सॉल्यूशन है, उसमें क्या रहेगा? आपका KOH। ठीक है, तो अब क्या बचा है आपके पास? H+ और Cl नेगेटिव। तो H+ कैथोड पे जाएगा। ठीक है, Cl की वो मतलब ऑक्सीडेशन होगी, ये एनोड पे जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि क्या होगा? कैथोड पे क्या होगा? एट कैथोड अगर हम देखें तो ये H+ आयन क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना देंगे? H2 गैस बना देंगे। ठीक है, ठीक, और एनोड पे हमारा क्या हो जाएगा? मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपका एक तो KCl, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और वाटर जब टूटेगा तो सॉरी मतलब H+ और OH नेगेटिव आयन में टूटेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको जो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगी आपकी, क्या नाम है, जो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देंगे? आपके H2 गैस बना देंगे। ठीक है, जबकि एट एनोड, एनोड पे क्या हो जाएगी आपकी? ऑक्सीडेशन, और किसकी होगी? Cl नेगेटिव की। ठीक है, तो Cl नेगेटिव भी क्या करेंगे? आपके Cl2 गैस बनाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर 2 लेने पड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब रिलीज आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, तो इसमें अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप क्या बताएंगे कि राइट द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड। मैंने बता दिया रिएक्शन आपकी जो एनोड है उस पर ये हो जाएगी। ठीक है, कैथोड पे आपकी रिएक्शन हो जाएगी। अब क्या है? द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस KCl। ठीक है, तो अभी प्रोडक्ट भी मैंने आपको बता दिया है। ये दोनों रिएक्शन लिख के आप क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट विल बी क्या होगा? एक तो KOH एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, KOH aqueous solution and H2 gas and Cl2 gas। ठीक है,
Cl2 किस पे जाएगी, एनोड पे, और H2 किस पे जाएगी, कैथोड पे, और हमारा सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा, हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। ठीक है, कोरोजन जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही होता है, उसमें बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, द ऑक्सीजन इन मॉइस्ट एयर रिएक्ट्स, जो मॉइस्ट एयर हमारे मतलब जो एयर है उसमें जो मतलब मॉइस्ट एयर है उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, राइट डाउन द रिएक्शंस फॉर कोरोजन ऑफ जिंक टू फॉर्म अ वाइट लेयर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। मतलब जिंक की हमें कोरोजन दिखानी है, कोरोजन मतलब कि हमें यहाँ पर रिएक्शन ओवरऑल करके दिखानी है। ठीक है, जिसमें कि हमारा जो है जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, जिंक से क्या बन जाता है, जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कोरोजन क्या है। कोरोजन का मतलब क्या है, जो हमारी मेटल है, कोई सी भी मेटल है, उसकी जो सरफेस है वो क्या होता है, एयर की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से जो हमारी एयर वो जो मेटल है उसकी सरफेस क्या हो जाती है, टार्निश हो जाती है। मतलब ये कि वो उस पर कुछ परत बन जाती है, लेयर बन जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है, वो मेटल की सरफेस जो है खराब होने लग जाती है। ठीक है, वो हमारा कोरोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल हमें जिंक की कोरोजन दिखानी है। तो इसमें हम देखेंगे, देखो यहाँ पे मॉइस्ट एयर रिएक्शन जो है वो दिखा रखी है ये। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर ये रिडक्शन वाली रिएक्शन दिखा रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें दिखाना है एनोड पे क्या रिएक्शन होगी और ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी। एनोड पे क्या है, जिंक, जिंक जो है मेटल ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। मतलब ये है कि जिंक 2+, हमेशा जिंक जो है 2+ बनाता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब आप देख लीजिए इसको और इसको अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या बनेगा, आप देख लीजिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन क्या बनेगी, 2 जिंक, यहाँ पर बनेंगे 2 जिंक 2+ आयन प्लस में 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो जब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे हम तो क्या बनेगी हमारी ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, क्या बनेगी, देखो 2 जिंक, ठीक है, और इसके बाद ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इसके बाद 2 वाटर, ठीक है, इसके बाद ये लेफ्ट हैंड वाला हो गया सारा। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाला लिखेंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, राइट हैंड वाला क्या है, 2 जिंक 2+ आयन और 4 OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो अब हम इसे देख लेंगे यहाँ पर क्या नाम है, क्या रिएक्शन बनी है हमारी। अब देखो ये जो ओवरऑल रिएक्शन इसको ना ये जरूर देख लेना कि ये ना बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस करके जरूर दिखानी है। यहाँ पे 2 जिंक है, यहाँ पे 2 जिंक है, और ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4। तो देखो 4 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन में हमारे कितने हैं यहाँ पर, 4। तो हाइड्रोजन में हमारे कितने हैं, 4। तो ये चीज तो क्लियर हो चुकी है हमारी। ठीक है, तो अब इसने लेकिन एक चीज बोली है कि जो कोरोजन होता है ना तो वहां पर व्हाइट लेयर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाती है। तो बेसिकली ये जो है आपका मिलकर क्या बना देता है, जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ओवरऑल ये 2 जिंक हाइड्रोक्साइड बनेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। मतलब जो कोरोजन होता है जिंक का वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये लेयर जो है जिंक के ऊपर, जिंक मेटल के ऊपर ये लेयर बन जाती है जिससे कि क्या हो जाती है, मेटल हमारी खराब होने लग जाती है। ठीक है।